नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास इश्तिहारी मुजरिम पार्ट 2। अपने मुकद्दर को कोसते हुए और वाहे गुरु से रहम की प्रार्थना करते हुए पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। दिन के 9:30 बजे थे। मैं, अजीत, रश्मि और नासिर चांदनी चौक स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सामने सड़क से पार एक जीप में बैठे हुए थे। बैंक के मुख्य द्वार के सामने वह गाड़ी खड़ी थी जो बैंक द्वारा रुपए की आवाजावी के लिए प्रयुक्त होती थी। मैं अपना तांगे वाले का लिबास त्याग चुका था और उस समय एक साफ सुथरी बुशर्ट और पतलून पहने हुए था। उस बेहुदे चश्मे को भी मैं तिलांजलि दे चुका था जो मैं जब से तांगा चला रहा था इस्तेमाल कर रहा था। उसके स्थान पर अब मैं अपना वह सुनहरे रंग के जर्मन फ्रेम वाला चश्मा लगाए हुए था जो उतने ही अरसे से मेरी सूटकेस में बंद था। मैंने एक नई सिगरेट सुलगा ली। रश्मि वगैरह से तेलीवाड़े वाले मकान में पहली मुलाकात के अगले दिन ही मैंने घोड़ा तांगा उसके मालिक को लौटा दिया था और गांधीनगर वाले मकान से किनारा कर लिया था। अजीत मुझे सुंदर नगर के एक खूबसूरत फ्लैट में छोड़ गया था। उसने मुझे बताया था कि वे लोग विचार विमर्श के लिए तो वहाँ मिलते ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल वहाँ केवल मैं रहूँगा। उस फ्लैट के साथ मिले गैरेज में सफ़ेद रंग की नई नकोर एम्बेसडर बंद थी। सुंदर नगर नई दिल्ली के धनाढ्य वर्ग की ऐसी कॉलोनी था जहाँ रहने वाले अपने पास पड़ोस के प्रति उदासीन रहना भी फैशन और स्टेटस सिंबल समझते थे। अड़ोस पड़ोस से अधिक वास्ता न रखना वहाँ स्तर और बड़प्पन की निशानी माना जाता था। इस लिहाज से मैं उस फ्लैट में स्वयं को अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसी क्षण बैंक के भीतर से एक वर्दीधारी सिक्योरिटी गार्ड निकला और गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वह एक लगभग 35 साल का रूखे से चेहरे वाला आदमी था। उसके हाथ में एक दोनाली बंदूक थी और कमर के साथ एक कारतूसों की पेटी बंधी हुई थी। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम बंसीराम है। जीप के स्टीयरिंग व्हील पर बैठा अजीत बोला, गाड़ी के साथ बस यही एक सिक्योरिटी गार्ड जाता है। मुझे यह कोई खास मुस्तैद आदमी नहीं दिखाई देता। कोई कुछ नहीं बोला। सबकी निगाहें सड़क से पार बैंक की ओर उठी हुई थी। कुछ क्षण बाद 2 चपरासी एक लोहे का बक्सा उठाए हुए बैंक से बाहर निकले। ऐसे ही कैश बक्सों में रुपया बंद करके ले जाया जाता है, अजीत बोला। चपरासी वह बक्सा गाड़ी में लाद कर वापस बैंक के भीतर चले गए। लगभग उल्टे पांव वे फिर एक बक्सा उठाए हुए वापस लौटे। वह बक्सा भी गाड़ी में लाद दिया गया। इस बार चपरासी वापस बैंक के भीतर नहीं गए। फिर बैंक से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। वह एक टेरिलीन का सूट पहने हुए था और एक मोटे शीशों का चश्मा लगाए हुए था। सूरत से वह कोई कैशियर या अकाउंटेंट लग रहा था। उसके पीछे पीछे एक अधेड़ उम्र का वर्दीधारी ड्राइवर बाहर निकला। यह बैंक का बड़ा पुराना ड्राइवर है, अजीत बोला। शर्मा नाम है इसका। बैंक की यह रुपया ढोने वाली गाड़ी चलाता चलाता बूढ़ा हो गया है। शर्मा ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसके बगल में सूटधारी व्यक्ति और फिर सिरे पर बंदूक संभाले गार्ड बंसीराम बैठ गया। दोनों चपरासी लोहे के बक्सों के साथ गाड़ी के पृष्ठ भाग में सवार हो गए। उन्होंने भीतर घुसते ही पृष्ठ भाग का दरवाजा बंद कर लिया। गाड़ी स्टार्ट हुई। अजीत ने भी जीप स्टार्ट कर दी। मैंने सिगरेट फेंक दी और संभलकर बैठ गया। रश्मि मेरी बगल में बैठी थी। नासिर आगे अजीत के साथ बैठा हुआ था। बैंक की गाड़ी सड़क पर आ गई और लाल किले की दिशा में बढ़ी। अजीत ने बड़े इत्मीनान से अपनी जीप उसके पीछे लगा दी। उसके और बैंक की गाड़ी के बीच में एक कार चल रही थी जिसे वह जानबूझकर ओवरटेक नहीं कर रहा था। एकाएक मेरी निगाह रश्मि से मिली। वह बड़ी विचित्र निगाहों से मुझे देख रही थी। क्या देख रही हो? मैं नर्वस स्वर में बोला। रश्मि कुछ देर यूं ही मुझे देखती रही। फिर उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट उभरी और वह दांतों में अपना निचला होठ दबाकर बोली, सवेरे सवेरे नहा धोकर तो बड़े खूबसूरत लगते हो। मुझे कुछ मत कहो, मैं हड़बड़ाकर बोला। बहुत उस्ताद हो। तांगे वाले बनारसी लाल की तो तुम परछाई भी नहीं मालूम होते। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यह कहना चाहती हूँ कि अगर कोई गहरा हाथ मारने की फेर में हो तो हम लोगों को मत भूल जाना। हम भी तुम्हारे बहुत काम आ सकते हैं, जैसे तुम हमारे काम आ रहे हो।
यह पीछे क्या खुसर-पुसर हो रही है? एकाएक अजीत बोला, मैं तुम लोगों को चांदनी चौक की सैर कराने नहीं लाया। बैंक की गाड़ी की ओर ध्यान दो विमल। मेरा ध्यान उधर ही है, मैं बोला। तुम लड़की को समझाओ। मैं चुप हूँ, रश्मि बोली। बैंक की गाड़ी लाल किले के सामने से मोड़ काटकर नेताजी सुभाष मार्ग पर घूम गई, फिर एडवर्ड पार्क, फिर दरियागंज, फिर दिल्ली गेट और वहां से दाएं घूमकर सीधे जवाहरलाल नेहरू मार्ग। दिल्ली गेट तक तो बैंक की गाड़ी रोक पाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, मैं बोला। बिल्कुल ठीक बोला, अजीत बोला। दरियागंज का यह टुकड़ा दिल्ली का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला इलाका है। आगे मिंटो रोड के मोड़ तक भी यही हाल है, नासिर बोला। अजीत बोला, लेकिन कम। ऐसी डे लाइट रॉबरी के लिए यह सारा इलाका ही अनुपयुक्त है, मैं बोला। देखते जाओ, अजीत बोला। अभी सारा इलाका देखा कहाँ है तुमने? मैं चुप हो गया। बैंक की गाड़ी मिंटो रोड से मोड़ घूम गई। उस मोड़ की ओर मिंटो ब्रिज के बीच के टुकड़े पर मोटर ट्रैफिक काफ़ी कम था और पैदल चलने वाला तो कोई इक्का दुक्का ही था वहाँ। उस रास्ते की दूसरी विशेषता यह थी कि वहाँ बाई लेन बहुत थी। बैंक की गाड़ी कनॉट प्लेस का भीतरी दायरा घूमकर पार्लियामेंट स्ट्रीट में दाखिल हो गई। उसके बाद वह सीधी रिजर्व बैंक के कंपाउंड में ही जाकर रुकी। अजीत रुपया उतरता देखने के लिए वहां नहीं रुका, वह जीप को सीधी आगे बढ़ाकर ले गया। पीटीआई बिल्डिंग के सामने उसने जीप रोक दी। बैंक की गाड़ी के ड्राइवर शर्मा की दो आदतें नोट करने वाली हैं, अजीत बोला। एक तो वह गाड़ी को निर्धारित स्पीड लिमिट से ज़्यादा तेज कभी नहीं चलाता और दूसरे वह कभी किसी अन्य गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करता। उसने चांदनी चौक से रिजर्व बैंक तक आने में 25 मिनट लगाए हैं, मैं बोला। वेरी गुड, अजीत प्रशंसात्मक निगाहों से मेरी ओर देखता हुआ बोला। फिर तो तुमने यह भी नोट किया होगा कि उस समय में से 17 मिनट उसने मिंटो रोड के मोड़ तक पहुंचने में लगाए हैं और 8 मिनट में उसने रिजर्व बैंक तक का बाकी फासला तय किया है। ऐसा क्यों? पहली वजह तो यही है कि पहले फासले में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और दूसरी वजह यह है कि उस फासले में 4 ट्रैफिक सिग्नल आते हैं, जिनमें से 2 3-3 फेस के हैं। मगर पहले से ही बत्ती हरी न हुई तो 3 फेस के सिग्नल पर मोटरिस्ट को अपेक्षाकृत ज़्यादा रुकना पड़ता है। बाकी रास्ते में भी 4 सिग्नल हैं, लेकिन वे बहुत जल्दी जल्दी रंग बदलते हैं और संयोगवश उन 4 सिग्नलों में से 3 पर हमें रुकना नहीं पड़ा था। फिर बाकी रास्ते में केवल मोटर ट्रैफिक ही है, जबकि चांदनी चौक से मिंटो रोड के मोड़ तक, विशेष रूप से दिल्ली गेट तक और भी विशेष रूप से लाल किले वाले चौराहे तक रिक्शा, तांगे, रेहड़ी, साइकिलें और पैदल चलने वाले गाड़ी की रफ्तार से नहीं चलने देते। अजीत, नासिर खां और रश्मि की आपस में निगाहें मिली। दोनों मुझसे बेहद प्रभावित दिखाई देने लगे थे। मैंने पहले ही कहा था, सुरेंद्र सिंह बहुत करामती चीज़ है, रश्मि बोली। मैंने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। आई मीन विमल साहब, वह हड़बड़ाकर बोली। सॉरी, कहने की ज़रूरत नहीं, अजीत बोला। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मिंटो रोड पर ही कर सकते हैं। करेक्ट, नासिर खां पहली बार बोला। मिंटो रोड वापस चला जाए, रश्मि बोली। उत्तर में अजीत ने पार्लियामेंट हाउस के आयरन गेट के सामने से जीप घुमाई और उसे वापस उसी रास्ते पर भगा दिया जिधर से वे आए थे। आज बैंक की गाड़ी में केवल 2 बक्से लादे गए थे। रास्ते में मैं बोला, जाहिर है कि आज थोड़ा रुपया ले जाया गया है। अगर तुम्हारी सूचना ठीक है कि 28 सितंबर को 40 लाख रुपया ले जाया जाने वाला है तो उस रोज ये बक्से भी कई होंगे, लेकिन अगर छोटे नोट ज़्यादा हुए तो बक्से ज़्यादा भी हो सकते हैं और रुपया भी 40 लाख से ज़्यादा हो सकता है, नासिर खां बोला। फिर तो संभव है उस दिन हिफाजत के लिए सिर्फ बंसी राम ही अकेला सिक्योरिटी गार्ड न हो। संभव है उस रोज सिक्योरिटी गार्ड 2 हो या 3 हो। नहीं, अजीत विश्वासपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ बोला। सिक्योरिटी गार्ड उस रोज भी केवल बंसी राम ही होगा। मैंने इस बैंक की बहुत बड़ी बड़ी रकमें रिजर्व बैंक तक ढोई जाती देखी हैं, लेकिन आज तक गाड़ी में बंसी राम के अलावा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं देखा। क्या ड्राइवर भी सशस्त्र होता है? यह चेक करने का तो हमें ख्याल ही नहीं आया, अजीत खेदपूर्ण स्वर में बोला। लेकिन हम पता लगा लेंगे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चुप हो गया। मैं उन लोगों की योजना और तैयारी से कतई आश्वस्त नहीं था।
अजीत ने जीप को तिकोना पार्क की बगल में मिंटो रोड की शिवाजी की विशाल प्रतिमा से अलग करने वाली दीवार के साथ लगाकर खड़ी कर दिया। उसके बाद कितनी ही देर हम चारों मिंटो रोड और उसके आसपास के इलाके के चक्कर काटते रहे। अजीत और नासिर खां ने थॉमसन रोड और टैगोर रोड की ओर विशेष ध्यान दिया। अजीत अपने साथ उस इलाके का एक विस्तृत नक्शा लाया था, जिस पर वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ नोट करता जा रहा था। अंत में हम लोग वापस जीप की ओर लौट चले। जीप पर हम तेलीवाड़ी वाले मकान पर पहुंचे। वहां कितनी ही देर अजीत के चिन्हित नक्शे के संदर्भ में योजना पर विचार विमर्श होता रहा। मैंने एक गहरी सांस ली। उन लोगों की अपने इरादों से बाज आने की कतई नीयत नहीं दिखाई देती थी। शाम को मैं एक स्कूटर में सुंदर नगर वाले फ्लैट में लौट गया। मेरे पीछे पीछे ही मकान मालकिन का नौकर मेरे पास पहुंचा। बीबी जी ने किराए की रसीद भेजी है साहब, वह बोला, और उसने एक दोहरा किया हुआ कागज थमा दिया। वह जाने के लिए मुड़ा। मैंने उसे हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा। वह चौखट के पास छिटक गया। मैंने कागज खोला। वह किराए की 1500 रुपये की रसीद थी। किराएदार की जगह विमल कुमार खन्ना लिखा हुआ था। मैं तुम्हारी मालकिन से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ, मैं नौकर से बोला। वे यहीं आएंगी या मैं उनके पास चलूँ? आप चलिए, नौकर बोला। मैं नौकर के साथ मकान मालकिन के पास पहुंचा। आप मुझे जानती हैं? मैंने सीधा प्रश्न किया। आप खन्ना साहब होंगे? वह सहज स्वर में बोली। होंगे? जी हाँ, किराए की बात करने तो आपकी ऑटोमोबाइल कंपनी का मैनेजर आया था, लेकिन वह हमें तभी बता गया था कि रहना आपने है। मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी का मैनेजर आया था? जी हाँ, वही किराया एडवांस देकर गया था, आपको मालूम ही होगा। जी हाँ, मालूम है। यह रसीद? मैंने उसे किराए की रसीद दिखाई। उसी ने आपके मेरे नाम से काटने के लिए कहा था? जी हाँ। आई सी। कोई गड़बड़ है क्या खन्ना साहब? जी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, नमस्ते। मैं वापस लौट आया। उस रसीद ने मुझे तनिक विचलित कर दिया था। अगले दिन मैंने रसीद की बात अजीत से की। भाई, किसी के नाम तो रसीद काटनी ही थी। उसका जवाब बड़ा सहज और सरल था। तुम्हें मैंने पहले कहा था कि अधिकतर तुम्ही ने वहाँ रहना है, सो मैंने रसीद तुम्हारे नाम कटवा दी। ऑटोमोबाइल कंपनी वाली बात केवल तुम्हारा रोब गांठने के लिए ही कही गई थी। और फिर विमल कुमार खन्ना कौन सा तुम्हारा असली नाम है? मुझे आश्वस्त हो जाना चाहिए था। मैं आश्वस्त नहीं हुआ। मेरे मस्तिष्क के किसी कोने में संदेह का बीज पनप रहा था। 28 सितंबर 1973। सफ़ेद एम्बेसडर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर मिंटो रोड के मोड़ से थोड़ा पहले खड़ी थी। उसके आगे और पीछे लगी नंबर प्लेटों पर मिट्टी थुपी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कार किसी कीचड़ वाले स्थान से गुजरी हो और मिट्टी पहियों से उछलकर नंबर प्लेट पर छिटक गई हो। लेकिन वास्तव में नंबर प्लेटों पर मिट्टी अजीत ने जानबूझकर थोपी थी ताकि नंबर न पढ़ा जा सके। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा स्टीयरिंग थपथपा रहा था। रश्मि मेरी बगल में बैठी थी। उसकी गिद्ध जैसी निगाहें अपने पीछे जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर दूर दूर तक दौड़ रही थी। 10 बजने में 10 मिनट बाकी रह गए थे। ज्यों जो समय समीप आता जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी और मेरा मुंह सूखता चला जा रहा था। रह रहकर मैं अपने सूखे होठों पर जबान फेर रहा था। रश्मि एकदम शांत थी। उस समय वह एक बेल बॉटम पतलून और एक मंदी जैसी कॉलर वाली कमीज पहने हुई थी। उसने अपने सिर पर एक गोल्फ कैप जैसी टोपी लगाई हुई थी, जिसमें उसके कटे बाल पूरी तरह समा गए थे। उस लिबास में वह लड़की कम और लड़का ज़्यादा मालूम होती थी। उसकी पतलून की सामने की जेब में एक 8 mm की भरी हुई पिस्तौल मौजूद थी, जो उसे नासिर खां ने दी थी। नासिर खां के पास एक बिना लाइसेंस की .32 कैलिबर की रिवॉल्वर थी। अजीत के पास मैंने शुरू में ही .45 कैलिबर की वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर देखी थी। केवल मैं निहत्था था। किसी ने मेरे पास कोई हथियार होना जरूरी नहीं समझा था। बैंक की गाड़ी किसी भी क्षण वहां प्रकट हो सकती थी। मुझे अच्छी तरह मालूम था मुझे क्या करना था। हर किसी को अच्छी तरह मालूम था कि उसे क्या करना था। 0 ओवर आने से पहले डकैती की 2 रिहर्सल किए जा चुके थे। कहने को कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ की गुंजाइश नहीं थी। सब कुछ केवल 12 मिनट में निर्विघ्न निपट जाने वाला था। रश्मि के कथनानुसार
बहुत जल्दी ही मैं कम से कम 8 लाख रुपए की मोटी रकम का स्वामी बनने वाला था। एक बात बताओगी? एकाएक मैं बोला। पूछो। रश्मि ने केवल एक क्षण के लिए मुझ पर निगाह डाली और फिर वापस सड़क पर देखने लगी। तुम कौन हो? यह क्या सवाल हुआ? लड़की हूँ, और कौन हूँ? लड़की तो तुम मुझे भी दिखाई दे रही हो। मेरा मतलब है, लड़की होने के अलावा तुम कौन हो? नासिर खां और अजीत कौन, और इन लोगों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, यही रिश्ता मेरा इन लोगों के साथ है। हम तीनों भोपाल के रहने वाले हैं। मैं वहाँ पढ़ती हूँ। अजीत का वहाँ के किलोल पार्क में काफ़ी बार है। नासिर खां वहाँ के एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क है। तुम तीनों एक दूसरे के संपर्क में कैसे आ गए? बस आ गए, रश्मि लापरवाही से बोली। तकदीर ने मिला दिया। यह डकैती की योजना वास्तव में किसके दिमाग की उपज है? अजीत के या नासिर खां के? रश्मि ने गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा, फिर बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। ओ माय गॉड! मेरे नेत्र फैल गए। कहीं तुम ही तो सारे फसाद की जड़ नहीं हो? अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करो, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। कमाल है, लगता है तुम तो गलती से हिंदुस्तान में पैदा हो गई हो। तुम्हें तो शिकागो में पैदा होना चाहिए था। तुम तो। गाड़ी आ रही है, एकाएक रश्मि तत्पर स्वर में बोली। मैं संभल कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने फौरन कार का इग्निशन ऑन किया, कार को गियर में डाला और फिर रियर व्यू मिरर में निगाह डाली। बैंक की रुपया ढोने वाली गाड़ी नॉर्मल रफ्तार से मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके एकदम पीछे जीप थी। ड्राइविंग सीट पर अजीत मौजूद था। उस समय बैंक की गाड़ी और जीप के बीच में कोई अन्य गाड़ी नहीं थी। दोनों गाड़ियों के बीच में मुश्किल से 5 फुट का फासला था। जो ही बैंक की गाड़ी मेरे थोड़ी और समीप पहुंची, मैंने एक्सीलेटर पर पांव दबाया। एम्बेसडर तुरंत आगे बढ़ी। अब मेरे पीछे बैंक की गाड़ी थी और उसके पीछे अजीत की जीप थी। अजीत की बगल में नासिर खां बैठा था। मैंने एम्बेसडर को मिंटो रोड पर मोड़ा। गाड़ी मेरे पीछे मुड़ी। उसके तुरंत पीछे मैंने जीप को मुड़ते देखा। संयोगवश उस समय उन तीनों गाड़ियों के आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। रश्मि के होठ पिचे हुए थे और जबड़े कसे हुए थे। वह यूं सीट पर बैठी थी जैसे कोई चील उड़ने के लिए पर तोल रही हो। 1, 2, 3, 4, 5। मैंने तेजी से होठों में गिनती गिनना आरंभ कर दिया। 6, 7, 8, 9, 10। एक DTU की बस जीप के पीछे दिखाई दी और अगले ही क्षण वह तेजी से तीनों गाड़ियों को ओवरटेक करती हुई आगे बढ़ गई। 11, 12, 13, 14, 15। बैंक की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर शर्मा की बगल में 2 बाबू से लगने वाले आदमी बैठे थे, जो शायद कैशियर थे। पीछे कितने आदमी थे यह साफ मालूम नहीं हो रहा था। 16, 17, 18, 19। अभी भी उन तीनों गाड़ियों के आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। एक मोटरसाइकिल सर्र से उनकी बगल से गुजर गई। सड़क के किनारे किनारे चलता इक्का दुक्का पदयात्री दिखाई दे रहा था। 20 गिनते ही मैंने पूरी शक्ति से ब्रेक के पैडल पर अपना पांव दबा दिया। पीछे तीव्र विरोधपूर्ण आवाज में बैंक की गाड़ी का हॉर्न बजा। ब्रेक की चरचराहट से वातावरण गूंज गया। एम्बेसडर तब तक एकदम गति शून्य हो चुकी थी। बैंक की गाड़ी भी एकदम उसके पीछे आकर रुक गई थी। उसका अगला बम्पर एकदम एम्बेसडर के पिछले बम्पर से छू रहा था। जीप भी बैंक की गाड़ी के एकदम समीप आ खड़ी हुई थी। रश्मि ने भड़ाक से एम्बेसडर का दरवाजा खोला और बाहर कूद गई। पिस्तौल उसके हाथ में थी। अजीत और नासिर खां जीप के पूरी तरह गति शून्य होने से पहले ही सड़क पर कूद आए थे। किसी के भी कुछ समझ पाने से पहले अजीत ने एक झटके से बैंक की गाड़ी के पृष्ठभाग के दरवाजे के दोनों पल्ले खोले और उसने बेहिचक गाड़ी के पृष्ठभाग में 3 वर्दीधारी चपरासियों के साथ बैठे सिक्योरिटी गार्ड को शूट कर दिया। .45 कैलिबर की भारी गोली गार्ड की कनपट्टी से टकराई। उसके मुंह से बोल भी नहीं फूटा और वह औंधे मुंह नोटों से भरे बक्सों के ऊपर आ गिरा। अजीत गाड़ी की साइड से सामने को दौड़ा। मैंने घड़ी पर दृष्टिपात किया। ठीक 10 बजे थे। नासिर खां बैंक की गाड़ी के पृष्ठभाग के फुटबोर्ड पर चढ़ गया। फिर उसकी कर्कश आवाज मेरे कानों में पड़ी। खबरदार, चुप रहो, नहीं तो गोली मार देंगे। अजीत पलक झपकते ही
गाड़ी की ड्राइवर वाली साइड में पहुंचा। दूसरी ओर के दरवाजे पर रश्मि पहुंच चुकी थी। बिजली की फुर्ती से अजीत ने ड्राइवर की साइड वाला दरवाजा खोला और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने उसे गाड़ी से बाहर घसीट लिया। उसने ड्राइवर को गाड़ी से बाहर फेंका और उस पर गोली चला दी। गोली ड्राइवर शर्मा के पेट में लगी। वह सड़क पर पड़ा मछली की तरह तड़पने लगा। घटनास्थल से थोड़ी परे लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। नासिर खान ने हवा में एक फायर किया। गोली की आवाज तमाशियों के लिए पर्याप्त चेतावनी थी। कुछ पीछे हट गए, कुछ तितर बितर हो गए। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। नासिर खान ने सिक्योरिटी गार्ड की दोनाली बंदूक अपने अधिकार में कर ली और उसकी कमर से कारतूसों की पेटी भी उतार ली। पीछे बैठे चपरासी और आगे बैठा कैशियर थर थर कांप रहे थे। रश्मि के संकेत पर दोनों कैशियर गाड़ी से नीचे उतर आए। रश्मि ने अपनी पिस्तौल अपनी पतलून की बेल्ट में खोस ली और लपक कर गाड़ी की खाली ड्राइविंग सीट पर पहुंच गई। बड़ी दक्षता से उसने इंजन फिर चालू कर दिया। कैशियरों की देखा देखी चपरासियों ने भी गाड़ी से बाहर निकलने का इरादा किया, लेकिन नासिर खां की एक ही घुड़की से वे अपने अपने स्थानों पर सिकुड़ गए। नासिर खां कूदकर गाड़ी के पिछले भाग में चढ़ गया। पिछला दरवाजा उसने खुला रहने दिया। उसने रश्मि को संकेत किया। रश्मि ने मुझे संकेत किया। मैंने एम्बेसडर के ब्रेक पैडल से पांव हटा लिया। एम्बेसडर तुरंत आगे को भागी। मैंने एम्बेसडर को क्वार्टरों के बीच से गुजरती एक अन्य बाई लेन पर मोड़ दिया। उसके एकदम पीछे पीछे रश्मि बैंक की गाड़ी चला रही थी। अजीत जीप पर सवार हो चुका था और अब जीप भी उनके पीछे आ रही थी। पीछे सड़क पर पड़ा अपने ही खून में नहाया हुआ ड्राइवर शर्मा तड़प रहा था। उसके समीप किम कर्तव्य मूड से दोनों कैशियर खड़े थे। थोड़ी दूर तमाशाई जमघट लगाए खड़े थे। किसी ने एक कदम भी घायल ड्राइवर की ओर उठाने की कोशिश नहीं की थी। सड़क पर पड़े शर्मा से अधिक पाँव गज दूर से प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूटर और बसें गुजर रही थी। किसी को भी घायल ड्राइवर की ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। रश्मि ने बैंक की गाड़ी थॉमसन रोड के समीप की झाड़ियों के झुरमुट के पीछे ला खड़ी की। मैं एम्बेसडर के साथ पहले ही वहां पहुंच गया था। अजीत ने जीप थोड़ी दूर खड़ी की और कूदकर बाहर निकल आया। वह बैंक की गाड़ी के पृष्ठ भाग में पहुंचा। मैं भी एम्बेसडर से बाहर निकल आया। रश्मि भी हमारे समीप पहुंच गई। नासिर खान ने लोहे के बक्से उठाकर बैंक की गाड़ी के खुले दरवाजे के समीप रखने शुरू कर दिए। कुल 7 बक्से थे। पलक झपकते ही वे एम्बेसडर की डिक्की में और उसकी पिछली सीट पर लाद दिए गए। मैंने जो आखिरी बक्सा उठाया उसके एक किनारे से सिक्योरिटी गार्ड की कनपट्टी से निकलकर गिरा खून टपक रहा था। गहरे लाल खून की 3-4 बूंदें मेरी पतलून पर भी टपक गई। मैंने उस बक्से को कार की पिछली सीट पर फेंका। रश्मि ने डिक्की का ढक्कन गिराया और उसे मजबूती से बंद कर दिया। सरकारी क्वार्टरों की खिड़कियां पटापट खुल रही थी। लोग उनमें से बाहर झांक रहे थे और सारा दृश्य देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हमारे काम में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं हुई। तीनों चपरासी पत्थर की प्रतिमाओं की तरह गाड़ी के पृष्ठ भाग में सिकुड़े बैठे थे। सब अपने अपने इष्ट देवों को याद कर रहे थे। पता नहीं उनका अंजाम कैशियरों जैसा होने वाला था या ड्राइवर और गार्ड जैसा। नासिर खान ने भड़ाक से उनके मुंह पर दोनों दरवाजे बंद कर दिए। वह और अजीत जीप की ओर लपके। दोनों के हाथों में रिवॉल्वरें फिर प्रकट हो गई थी। दोनों जीप में सवार हो गए। इस बार भी ड्राइविंग सीट पर अजीत था। मैंने कार कनॉट प्लेस की ओर भगा दी। अपने आप ही मेरी निगाह कलाई पर बंधी घड़ी की ओर उठ गई। 10:09 हुए थे। रश्मि रह रहकर पिछली खिड़की से अपने पीछे सड़क पर देख रही थी। कोई उनके पीछे नहीं लगा हुआ था। पीछे केवल अजीत की जीप दिखाई दे रही थी। कनॉट प्लेस में मैंने कार 12 खंबा रोड पर मोड़ दी। एक बार मेरी निगाह रश्मि से मिली। उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक थी, होठों पर संतोष की मुस्कुराहट थी और आंखों में सुंदर भविष्य के सपने तैर रहे थे। मंडी हाउस के चौराहे से मैंने कार को भगवान दास रोड पर डाल दिया, फिर मथुरा रोड से सुंदरनगर। मैंने कार को अपने फ्लैट के सामने ला खड़ा किया। उस समय आस पड़ोस के कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। रश्मि लपक कर कार से उतरी। उसने आगे बढ़कर गैरेज का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कार गैरेज में घुसा दी। रश्मि ने मेरे पीछे बड़े बड़े पल्लों वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भी कार से बाहर निकल आया। गैरेज में अंधेरा था।
मैंने गैरेज की बत्ती जला दी। मुबारक हो, मैं रश्मि से बोला। तुम्हें भी, रश्मि दमकती हुई बोली। इतने रुपयों का करोगी क्या? तुम क्या करोगे? पहले रुपए हाथ तो आए, अब रुपए हाथ आने में क्या कसर रह गई है? अपना हिस्सा तुम 100% अपने हाथ में समझो। ठीक कह रही हो, मुझे अभी से नोटों की गर्मी पहुंच रही है। क्या करोगे रुपयों का? कोई जाली पासपोर्ट जुटाऊंगा और फिर किसी सुरक्षित तरीके से हिंदुस्तान से कूच करने की सोचूंगा। यह तो हर क्षण अगला कदम मौत के मुंह में पड़ता महसूस होता है। इस काम के लिए तो बहुत थोड़ा रुपया ही काफ़ी है, बाकी का क्या करोगे? बाकी मेरे किस काम का, यहीं छोड़ जाऊंगा, तुम्हें दे दूंगा। सच? रश्मि हर्षित स्वर में बोली। रुपया बहुत अच्छा लगता है तुम्हें? रुपया किसे अच्छा नहीं लगता? रुपया हो तो सब कुछ है आजकल। गरीब आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि ने पहले दरवाजे की दरार में आंख लगाकर बाहर झांका और फिर दरवाजा खोल दिया। बाहर अजीत और नासिर खां खड़े थे। उनके पीछे जीप खड़ी दिखाई दे रही थी। दोनों भीतर आ गए। रश्मि ने दरवाजा फिर बंद कर दिया। कैसी रही? उत्साह से अजीत का चेहरा लाल हो रहा था। न मुस्कुराया। माल का जलवा तो दिखवाओ, नासिर खां बोला। जल्दी क्या है? रश्मि बोली। पहले उससे ज़्यादा ज़रूरी काम कर लें। अरे कम से कम एक बक्सा तो खोलो, नासिर खां बेसब्रेपन से बोला। मैं एम्बेसडर की पिछली सीट पर पड़ा एक बक्सा उतार लाया। एक लोहे की छड़ की सहायता से उसका ताला तोड़ा गया। बक्सा 100 के और 10-10 के नोटों की गड्डियों से भरा पड़ा था। सबके चेहरों पर हजार वॉट के बल्ब जलने लगे। रश्मि नोटों पर यूं हाथ फेरने लगी जैसे अपने नवजात शिशु को प्यार कर रही हो। बंद करो। अजीत का सम्मोहन सबसे पहले टूटा। बक्से का ढक्कन गिरा दिया गया। बाकी के 6 बक्से भी कार से बाहर निकाल लिए गए। एक कोने में पानी की बाल्टी और कई झाड़न पड़े थे। हम चारों ने एक एक झाड़न उठा लिया और उसे पानी से भिगो कर बड़ी बारीकी से कार की सफाई करने लगे। कार की दोनों नंबर प्लेट साफ की गई। कार के भीतर टपका खून बड़ी सावधानी से साफ किया गया। बक्सों पर से भी खून साफ किया गया। अंत में सफाई अभियान समाप्त हुआ। अब कहीं खून दिखाई दे रहा था तो वह मेरी पतलून पर टपकी हुई चंद बूंदें, जो मैं फ्लैट में जाकर नहाते समय साफ करने वाला था। रश्मि ने गैरेज का दरवाज़ा खोला। अजीत बाहर निकल आया। वह जीप में जा सवार हुआ। उसने जीप को चालू किया और उसे यूं गैरेज के सामने ला खड़ा किया कि जीप का पिछला भाग एकदम गैरेज के दरवाजे के साथ आ लगा। नोटों से भरे 7 बक्से जीप के पिछले भाग में लाद दिए गए और फिर उन्हें एक तिरपाल से बड़ी अच्छी तरह ढांप दिया गया। फिर नासिर खां भी जीप में जा बैठा। तुम दोनों फ्लैट में ठहरो, अजीत बोला। हम माल किसी सुरक्षित ठिकाने पर लगा कर आते हैं। रश्मि ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। जीप रवाना हो गई। मैं और रश्मि गैरेज में ताला लगाकर फ्लैट में आ गए। मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। सबसे पहले मैंने कपड़े उतारे और सावधानी से पतलून से खून के धब्बे साफ करने लगा। एक छोटा सा धब्बा मुझे अपनी बुशर्ट पर भी मिला। मैंने उसे भी साफ करना आरंभ कर दिया। रश्मि, एकाएक मैं बोला। हाँ। बाथरूम के बंद दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई। बाथरूम का एक दरवाज़ा बेडरूम में खुलता था। रश्मि बेडरूम में थी। क्या कर रही हो? मैंने पूछा। सपने देख रही हूँ, उत्तर मिला। कैसे सपने? बहुत रंगीन, बहुत खूबसूरत, खूबसूरत पोशाकों के सपने, 20-20 फुट लंबी कारों के सपने, शहजादों जैसे खूबसूरत और सलीके वाले नौजवानों के सपने। ये सपने कहीं एक ही झटके में चूर न हो जाएं। तुम्हारे मुंह में खाक। अजीत और नासिर खां माल समेत रफू चक्कर हो गए हैं। तुम्हें उम्मीद है वे लौट कर आएंगे? तुम्हें वहम की बीमारी मालूम होती है। धोखाधड़ी की जैसी संभावनाएं तुम सोचते हो वे केवल जासूसी उपन्यासों में ही होती हैं। वास्तविक जीवन में ऐसी नहीं होती। देखते हैं तुम्हें कब तक उम्मीद है उनके लौट आने की। शाम तक। तब तक क्या करोगी? तब तक सपने देखूंगी। सपनों में कभी मैं दिखाई दूं तो बताना। मेरे सपनों में तुम्हारा क्या काम? क्यों? अगर अजीत और नासिर खां की नीयत हमें धोखा देने की नहीं है तो मैं भी तो अब रईस हूँ और थोड़ा बहुत खूबसूरत भी हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे सपनों में तुम्हारी भी गुंजाइश है। थैंक यू। नेवर माइंड, वह बड़ी दयानतदारी से बोली। पतलून और कमीज की मुनासिब सफाई से संतुष्ट होकर
मैंने उन्हें एक और टांग दिया। मैंने अपना चश्मा उतारकर खिड़की की सील पर रख दिया और शावर खोल दिया। पानी बरसात की तरह बाथरूम के टाइलों वाले फर्श पर गिरने लगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।